Now we discuss physiological parameters and with their significance. हम लोग जो लास्ट टॉपिक था हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, उसमें चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। उसने हमने दो टर्म्स की थी, एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज। एरिथ्रोसाइट और सिग्निफिकेंस, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल और उसका सिग्निफिकेंस एंड उसकी 5 टाइप्स। नेक्स्ट हम करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। इसको अदर नेम बोलते हैं प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का अदर नाम क्या है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या है? बहुत ज्यादा स्मॉल बॉडीज होती हैं। इसका साइज होता है 3 से 4 μm। ये क्या लेंस शेप की इनकी शेप होती है, ठीक है। डायमीटर इसका साइज है। जो लेंस है, जैसे लेंस होते हैं हमारे, उस टाइप की इसकी शेप होती है। ये क्या करते हैं? मेन रोल बनाते हैं, हमारा रोल प्ले करते हैं ब्लड कोआगुलेशन में। इनका मेन रोल होता है ब्लड कोआगुलेशन में, ठीक है। दे प्ले ए वाइटल रोल इन ब्लड कोआगुलेशंस। उसके जो प्लेटलेट्स है, इनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? यूजफुल किसमें होते हैं? इंजरी में, ठीक है, या फिर साइट ऑफ एडहियर, साइट ऑफ बॉन्ड, जो हमारे चोट लग जाती है उसको ठीक करने, कोआगुलेट ब्लड होने में, या फिर जब इंजरी हो जाती है उसमें मेनली ये यूज होते हैं। इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो सिग्निफिकेंस है इसमें, जब थ्रोम्बोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज इन नंबर, तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस। बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं उसमें, जिसमें थ्रोम्बोसाइट्स इंक्रीज होता है, जैसे क्रियोसिस ऑफ फीवर, टाइफाइड, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, एक्यूट हेमरेज हो गया। एक्यूट हेमरेज हो गया, ठीक है, या फिर हमारा हो गया जो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, उनमें इनकी अमाउंट क्या हो जाती है? इंक्रीज। इन सब में इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है जब हमारा थ्रोम्बोसिस प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती हैं, उससे हमारी कौन सी पैथोजेनिक कंडीशंस होती हैं, किसमें पता चलता है? एक तो फर्स्ट है हमारा स्प्लीन इनलार्जमेंट में, ठीक है। उसके बाद है हमारा एनीमिया और मिलियरी टीबी। टीबी हो गया, और दूसरा है हमारा हीमोलिटिक अनीमिया। इनमें इनकी अमाउंट क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। जो थ्रोम्बोसाइट्स है उनका साइज 3 μm
सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ठीक है, ये ब्लड कोआगुलेटिंग में मेन रोल प्रोवाइड करते हैं, मेन रोल निभाते हैं। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अगर ये इंक्रीज हो जाए इनकी अमाउंट तो टीबी, क्रियोसिस ऑफ लीवर, एक्यूट हेमरेज, ठीक है, या फिर एनीमिया होता है। उसके बाद है अगर इनमें जो है डिक्रीज हो जाती है हमारी अमाउंट, डिक्रीज हो जाते हैं जब तो मिलियरी टीबी एंड हीमोलिटिक एनीमिया हमारी बॉडी में हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारी टर्म हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो मेन है, ठीक है, सबको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसा था। अब पहले जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स थे उसके मेन नॉर्मल रेंज कितनी होती है, जो नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स है ये इसकी मेन नॉर्मल रेंज है थ्रोम्बोसाइट्स की। अगर इससे बढ़ जाते हैं तो ये डिजीज होगी, कम हो जाते हैं तो ये डिजीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सबको पता है, जैसे हम लोग नॉर्मली हीमोग्लोबिन चेक करवाने जाते हैं कि जो मेंस हैं उनमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वुमेन्स में कितना और बच्चों में कितनी अमाउंट होनी चाहिए। हम हीमोग्लोबिन क्यों चेक करवाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें हीमोग्लोबिन कंप्लीट है हमें हमारी बॉडी में या नहीं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? जो हीमोग्लोबिन है, जो नॉर्मल इसकी रेंज है, जो वुमेन्स में, मेंस में और चिल्ड्रन में, मैन में तो होना चाहिए 13 से 18, वुमेन्स में 11.5 से लेकर 16.5 तक, ठीक है। और जो चिल्ड्रन में है इसकी अमाउंट वो 7.5 से लेकर 14.5 ग्राम तक होना चाहिए। इसे हम HB के साथ भी डिनोट करते हैं हीमोग्लोबिन को। ये इसकी अमाउंट है कि कितना कितना हमारे होना चाहिए हमारी बॉडी में। जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड सेल्स, उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, दोबारा बताते हैं, हीमोग्लोबिन गिव्स द आइडिया ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब अगर इसकी कमी हो जाती है, कम हो जाता है, तो सबको ही पता है कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, दे आर अबव नॉर्मल इन डिहाइड्रेशन, पॉलीसाइथीमिया, नॉर्मल वैल्यू ये हमारे दे रखी है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, ये हमारे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू है। हीमोग्लोबिन है क्या, जो हमारे ऑक्सीजन कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उससे बनते हैं, उससे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इनकी जब भी हम अमाउंट लिखेंगे, इनके जो पीछे है यूनिट्स है वो जरूर लिखने, क्योंकि इनके मार्क्स काट लिए जाते हैं फिर एग्जाम में अगर नहीं लिखोगे तो। उसके बाद है जो हमारी है नेक्स्ट टर्म है हमारा क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड। अब जब हमारी बॉडी में ब्लड चोट के कारण निकलने लग जाता है तो वो कितने टाइम में क्लॉट होता है। ठीक है,
क्लॉट कब तक उसका बन जाता है वो हमने टाइम को देखना है, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कितने टाइम तक वो जो है ब्लड वो क्लॉट बना लेता है, क्लॉटिंग बनती है, उसको ब्लड कोआगुलेशन कर लेता है कितने टाइम में। ठीक है, कितने टाइम में फिब्रिनोजन है जो वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, उस टाइम को हमने नोट करना है, उसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड। जो क्लॉटिंग टाइम है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोआगुलेशन। ठीक है, ब्लड कोआगुलेशन के लिए कितना टाइम होगा? कितने टाइम में जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वो है सेल कन्वर्ट होके क्लॉटिंग कोआगुलेशन करता है। नॉर्मल रेंज है जो हमारे होल बॉडी है जो क्लॉट कितने टाइम में बनाती है? 4 से 9 मिनट एट 37 डिग्री टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर हमारा जो है वो 37 डिग्री तक है तो उसमें 4 से 9 मिनट लग जाते हैं ब्लड कोआगुलेशन होने में, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट होने में। वो हमारा टाइम क्या है? क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड। ये आपने फर्स्ट ईयर में जैसे एचएपी में है उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, सेम वही है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट है, उसमें से डेफिनेशन है और उसकी अमाउंट बता रखी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म है जो हमारा ये सिग्निफिकेंस है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? इट इज यूज टू डायग्नोज हेमेटोफिलिया, विटामिन के डेफिशिएंसी, एनीमिया। इससे अगर हमारा क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होता तो हम इससे क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहले तो विटामिन के डेफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो वो जल्दी क्लॉट नहीं बनेगा। ठीक है, जो क्लॉटिंग होती है इसमें विटामिन के का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है जॉन्डिस हो सकता है, अगर प्रॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम है तो उससे क्या होता है? हिमेनोफीलिया क्या क्या इंडिकेट होता है कि उसमें क्लॉटिंग टाइम जो है वो सर्जरी के टाइम ज़्यादा ले रहा है। उस टाइम क्या हमारी बॉडी में जो फैक्टर 4th की डेफिशिएंसी होती है, सॉरी 4th नहीं 8th की डेफिशिएंसी होती है। जब हम बायोकेमिस्ट्री में जैसे आपने पहले पढ़ा था लास्ट जो है क्लास फर्स्ट ईयर में, ब्लड कोआगुलेशन उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उसके जो 8-10 स्टेप्स होते हैं उसमें हर में विटामिन थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोजिन से। ठीक है, फिब्रिन कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में। ऐसे अलग अलग स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, उसमें जो 8th आपका स्टेप हो उसमें डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लॉट होने में, ब्लड को क्लॉटिंग होने में। उसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ESR, मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन क्या है? एक टाइप है ब्लड टेस्ट की। जिससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा ब्लड है वो कितने टाइम में
हाउ क्विकली इरिथ्रोसाइट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कि कितने टाइम में जो ब्लड है कितनी जल्दी वो हमारे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे आकर सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, जो हमारा सैंपल लिया है वो। अब नॉर्मली जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सेटल डाउन रिलेटिवली स्लोली होते हैं, वो बहुत स्लो जो है अमाउंट में जो है जल्दी सेटल डाउन नहीं होते, उनको टाइम लगता है टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन होने में। बट जब जल्दी बहुत जल्दी हमारा जो ब्लड है वो सेटल डाउन हो जाता है, जब बहुत जल्दी हमारा जो ब्लड है वो सेटल डाउन हो जाता है फास्टर देन नॉर्मल रेट, ठीक है, जल्दी सेटल डाउन हो जाता है, उससे हमें क्या इंडिकेट होता है, देन में इंडिकेट इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। हमारी बॉडी में जो हमारा नॉर्मल जब टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में हम सैंपल को डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो, रिलेटिवली स्लोली वो जो है उसकी स्पीड होती है जब वो सेटल डाउन होता है टेस्ट ट्यूब में। बट जब फास्टर देन नॉर्मल इंडिकेट्स जल्दी सेटल डाउन हो जाता है, उससे हमें क्या इंडिकेशन होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें इन्फ्लामेशन है, जो हमारी बॉडी है उसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हो रही है, इसलिए वो जो ब्लड है वो जल्दी नीचे टेस्ट ट्यूब में वो है सेटल डाउन हो गया। द इन्फ्लामेशन इज पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम, जो वो इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है, वो किस में हो रही है, हमारी इम्यून सिस्टम में, इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम में, ठीक है। अब जो ESR है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, द स्पीड ऑफ देयर फॉल इज कॉल्ड, जिस स्पीड से वो ब्लड नीचे सेटल डाउन हो रहा है उस स्पीड को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट, और उसे हम मेजरमेंट करते हैं mm पर हावर्स, 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितने mm हमारा जो ब्लड है वो टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो गया, उस स्पीड को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, उस स्पीड को बोल देते हैं सेडिमेंटेशन रेट। जो ESR है वो किस में यूजफुल होता है, हमारी डिटेक्शन ऑफ टिश्यूज डैमेज इन वेरियस कंडीशंस। यूजफुल किस में होता है, जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं बहुत सारी कंडीशंस में, जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में डिजीज जो हो जाते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है उसमें बहुत सारे जो टिश्यूज है हमारी बॉडी के वो डैमेज हो जाते हैं, उसमें जो है यूजफुल होते हैं उसे डिटेक्ट करने में। सेकंड है जब ये ESR इंक्रीज हो जाते हैं,
तो इससे हमें क्या पता चलता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कि और किस में इंक्रीज होते हैं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस में हो गए इंक्रीज, टीबी में, रेनल ब्लड में, ठीक है, उसके बाद कैंसर्स में ये इंक्रीज हो जाते हैं। और डिक्रीज किस में होते हैं जब ये हमारी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। जो एनीमिया है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जब डिक्रीज कब होता है ये ऐसा, और इंक्रीज किस में हो जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, कैंसर में, ठीक है। इन जो डिजीज में ये क्या ESR की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज सिकल सेल एनीमिया में, जो एनीमिया है आप लोगों ने जैसे HAP में पहले स्टडी किया है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, उसकी टाइप्स और एनीमिया के बारे में, ठीक है। जो एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स हैं तो उसमें जो है जब सिकल सेल डिक्रीज होते हैं तब ESR जो है, जब ESR डिक्रीज होता है तब हमारी बॉडी में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप है यूरिन एग्जामिनेशन। अब हम यूरिन की जो एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि उसमें नॉर्मल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, और जो अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट हो रहे हैं उनसे हमें कौन सी डिजीज की इंडिकेशन मिलेगी कि हमें उससे कौन सी डिजीज हो सकती है। जैसे शुगर, ठीक है, शुगर अगर होगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, 100% डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज होगी। अगर हमारी बॉडी में वाइट पिगमेंट्स होंगे यूरिन में तो हमें क्या होता है, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। अब हम नेक्स्ट करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। अब जो यूरिन एग्जामिनेशन है उसमें हमारे क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, हम यूरिन सैंपल लेंगे, ठीक है। यूरिन सैंपल लेने के बाद हम उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस चेक करेंगे कि कौन कौन सा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे इसमें है अबनॉर्मल कंडीशंस, अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड डिसऑर्डर। पहला है शुगर, इसमें आ गया डायबिटीज, वाइट पिगमेंट, उसमें आ गया हेपेटाइटिस, या जॉन्डिस। ऐसे कीटोन्स हैं, ठीक है, कीटोन बॉडीज हैं, उसमें आ गया कीटोसिस और डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, नेक्स्ट है जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारा प्रोटीन। अगर प्रोटीन होगा तो उससे क्या होता है, हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। अगर वहाँ यूरिन में प्रोटीन होने लग जाए तो उससे क्या होता है, किडनी डैमेज। नेक्स्ट है हमारा ब्लड सेल्स। अगर हमारे यूरिन में ब्लड आने लग जाता है उससे क्या होता है, हमें टीबी, कैंसर, एक्यूट, अगर ब्लड सेल्स आने लग जाए, ठीक है, ब्लड आने लग जाए तो यूरिनरी ऑर्गन में इंफ्लामेशन,
ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। अब हमारा मेन हम इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये पक्का आता है एग्जाम में कि अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हमारे यूरिन के। फर्स्ट है हमारा शुगर। अगर हमारी बॉडी में शुगर होगा, ये तो हमें पता ही है, अगर डायबिटीज है तो उसमें हमारे डायबिटीज में क्या हो जाता है, बॉडी में इंक्रीज शुगर। अगर यूरिन में शुगर होगा इंक्रीज तो हमें कौन सी डिजीज होगी, डिसऑर्डर, डायबिटीज। अगर बाइपिगमेंट से इंक्रीज है हमारी बॉडी में, अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यूरिन में, तो उससे हमें पता चलेगा कि हेपेटाइटिस है या जॉन्डिस है। अगर कीटोन बॉडीज है, ठीक है, तो उससे से भी डायबिटीज और कीटोसिस हो सकता है हमें। प्रोटीन अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में यूरिन में, तो हमारी जो किडनी है वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स है अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट, तो जो टीबी है, कैंसर, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की हमारी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट में। उसके बाद जनरली हम लोग ये तो टेस्ट करते हैं, जनरली जो हमारा यूरिन है उसे हम फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली उसे हम एग्जामिन करते हैं। फिजिकली उसका कलर, वॉल्यूम, अपीयरेंस देख के, ठीक है, जैसे उससे हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से सिस्टमिक डिजीज में हमारी प्रॉब्लम है। अगर वॉल्यूम में ज़्यादा वॉल्यूम है हमारे यूरिन का 700 से लेकर 25,000 ml तक, ठीक है, ज़्यादा हमें यूरिन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, इंक्रीज इन पॉलीयूरिया, डायबिटीज में, ठीक है, ज़्यादा, या फिर डायबिटीज इंसिपेंडेंस। अगर डिक्रीज है, इससे कम है हमारे वॉल्यूम से, ठीक है, तो उसमें क्या है, डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर हो सकता है और कार्डियक फेलियर। उसके बाद अपीयरेंस। अगर अपीयरेंस, कलर फ्रॉम, जो अपीयरेंस है यूरिन की, कलर फॉर्म में अलग है, ठीक है, उसमें क्लाउड्स आ रहे हैं, या फिर कलर चेंज है, रेंज पेल येलो है टू डीप गोल्ड इसका कलर आ रहा है यूरिन का, तो उससे हमें क्या होता है, रेड कलर इंडिकेट्स क्या करता है कि उसमें यूरिन में ब्लड आ रहा है हमारे। अगर क्राउडी क्रिस्टल है तो हमें क्या जो है क्रिस्टल यूरिया क्रिस्टल हो सकता है, क्रिस्टल यूरिया हो सकता है। अगर येलो कलर आ रहा है तो टेट्रासाइक्लिन के कारण उसका कलर येलो हो रहा है या यूरिन का। अगर हमारे क्लाउडी है, पस आ रही है उसमें, तो वो पस किसके कारण आएगी, या फॉस्फेट आ रहा है तो इट बिकम क्लाउडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पस और फॉस्फेट के कारण। ठीक, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर इसमें जो नॉर्मल रेंज है ग्रेविटी की 1.003 टू 1.025, ठीक है, 1.025 तक होती है। अगर इंक्रीज हो जाए इसकी ग्रेविटी तो डायबिटीज मेलिटस है या नेफ्रोसिस है। अगर डिक्रीज हो जाती है तो उसमें हमारी डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडेंस। पीएच यूरिन की 4.5 से 9.0 तक है। अगर हमारी डायबिटीज है, ठीक है, तो एसिडिक इज द नॉर्मल वैल्यू एसिडिक होती है यूरिन की, उसमें डायबिटीज इंसिपिडेंस है। अगर अल्कलाइन शो करता है तो उसमें हमारे के यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स के कारण उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। नॉर्मली हमारी यूरिन की पीएच क्या है, एसिडिक। हम सब कुछ ड्रग्स के कारण उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।